तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक पर पहुंचते हैं, दैट इज एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, कि एसिड एंड बेस के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स गिवन है साइंटिस्ट के थ्रू, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों आर्रीनियस कॉन्सेप्ट। आर्रीनियस के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। हमें समझना है कि आर्रीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एसिड बच्चों, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, बिल्कुल सिंपल, कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दोज सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस फ्री H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। बच्चों आर्रीनियस ने कहा था कि अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर के अंदर H प्लस रिलीज करता है तो उस सब्सटेंस को एसिड कहते हैं। तो बच्चों यहां एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई कि कोई भी सब्सटेंस एसिड तभी होगा जब वो वाटर में H प्लस रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस। तो ये कंडीशन भी है और एक इनका ड्रॉबैक भी है कि सिर्फ वाटर के अंदर ही ये अपनी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वाटर अगर नहीं है तो ये किसी कंपाउंड सब्सटेंस के एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक्वस सॉल्यूशन। तो कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, जब आप इन सबको वाटर में डालोगे तो ये सब H प्लस रिलीज कर देंगे, तब हम इनको आर्रीनियस के अकॉर्डिंग एसिड कहेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि देखें हम HCl को H2O में डालेंगे, H प्लस रिलीज कर दिया, Cl माइनस रिलीज हो गया, आयनाइज हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस रिलीज कर दिया इसने वाटर में। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, बट जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये आयनाइज होगा, अल्फा इसका 100% से कम होगा बट आयनाइज होगा और हमें H प्लस मिलेगा बच्चों। तो H प्लस अगर वाटर में मिल रहा है तो ऐसे सब एसिड्स को आर्रीनियस एसिड कहते हैं। आर्रीनियस एसिड क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन हमें आर्रीनियस ने एक्सप्लेन की है बच्चों। ठीक है, अब सेम इसी तरह से बेस की बात करें बच्चों हम, तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में OH माइनस रिलीज करते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। यानी कंडीशन वही है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि आर्रीनियस ने अपनी डेफिनेशन जो दी है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही दी है। एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो आर्रीनियस कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम आर्रीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आप देख रहे होंगे इन सब में OH है। जब हम इन सबको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है OH माइनस रिलीज करेंगे, तो अब हम इनको आर्रीनियस के अकॉर्डिंग बेस कह सकते हैं। तो NaOH को वाटर में डाला, Na प्लस OH माइनस में वो आयनाइज हो गया। BaOH होल ट्वाइस को वाटर में डाला, आयनाइज हो गया, तो हमें OH माइनस मिल रहे हैं वाटर में, तो दैट इज बेस। क्लियर है? तो कोई भी सब्सटेंस वाटर में अगर H प्लस रिलीज कर रहा है तो एसिड, अगर वो OH माइनस रिलीज कर रहा है वाटर में तो बेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब बच्चों नेचर ऑफ वाटर। आर्रीनियस के अकॉर्डिंग वाटर जो है वो न्यूट्रल है बच्चों, सॉल्वेंट का बिहेवियर शो कर रहा है। भाई आर्रीनियस ने जो अपनी डेफिनेशन दी है एसिड बेस की, वो वाटर को रेफरेंस मान के दी है ना, वाटर एज अ सॉल्वेंट उन्होंने यूज किया है। वाटर में कोई सब्सटेंस H प्लस रिलीज कर रहा है, एसिड OH माइनस रिलीज कर रहा है, बेस, तो एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग वाटर क्या है? न्यूट्रल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल एंड एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सी बात। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं बेसिक, कि जब भी एसिड या बेस, जब भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो डेफिनेशन हम पढ़ के अभी तक आए हैं ये आर्रीनियस के अकॉर्डिंग ही है बच्चों। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड या बेस, देखो NaOH इज अ बेस, HCl इज अ एसिड, रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जैसा हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी देखा था कि यहां पे नेट रिएक्शन हमें ये मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये बच्चों बात हमने पढ़ी थी कि जब अल्फा
जब अल्फा अप्रोक्सीमेटली 100% होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जब अल्फा की वैल्यू 100% से कम होती है तो उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जब अल्फा की वैल्यू बच्चों 100% के अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और 100% से कम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऐसा हमने पढ़ा भी था बच्चों कि जब अल्फा इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगा। ये बात हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस में पढ़ के भी आए थे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है एसिड का वो इंक्रीज होगा, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि आर्रीनियस जो अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही है, वाटर के अंदर ही अपनी डेफिनेशन को अप्लाई कर पा रहे हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि HCl अभी क्या है अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस, आपसे पूछा दिया सिर्फ HCl दे दिया, आर्रीनियस के अकॉर्डिंग बताओ ये एसिड है या बेस है, तो अभी हम नहीं बता सकते ये एसिड है या बेस है, आर्रीनियस नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अभी इसमें वाटर नहीं है। जब तक यहां आप एक्वस या वाटर नहीं लिखोगे तब तक हम इसको आर्रीनियस के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये H+ रिलीज करेगा तो आर्रीनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये डिसएडवांटेज हो गया बच्चों, ये इनका ड्रॉबैक हो गया। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेसिस ओनली इन एक्वस सॉल्वेंट, दैट इज सिर्फ वाटर के अंदर ही अपनी डेफिनेशन को समझा पाए हैं। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? ठीक है। तो आर्रीनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो वाटर के अंदर H+ रिलीज करते हैं, और जो वाटर के अंदर OH- रिलीज करते हैं वो बेस होते हैं। इनके अकॉर्डिंग वाटर न्यूट्रल है क्योंकि एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर 100% के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो स्ट्रॉन्ग, 100% से कम है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा इंक्रीज, आयनाइजेशन इंक्रीज, तो स्ट्रेंथ जो है एसिड बेस का वो इंक्रीज होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि वाटर में ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन ये दे पाए हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। आर्रीनियस था, उसका एक ड्रॉबैक हमारे सामने आया कि वाटर में ही सिर्फ एक्सप्लेन कर पाए, इसीलिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इट इज बेस्ड अपॉन द एक्सचेंज ऑफ प्रोटोन। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी कहीं कोई प्रोटोन का एक्सचेंज हो रहा है, अगर कोई प्रोटोन डोनेट कर रहा है किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी कंडीशन में, तो उसे एसिड कहा जाता है। अगर कोई भी सब्सटेंस कभी भी किसी भी सॉल्वेंट में अगर H+ एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे बेस कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत बढ़िया बात यह कि यहां पे हमें सॉल्वेंट लिमिट नहीं है, सॉल्वेंट की कंडीशन फिक्स नहीं है। किसी भी सॉल्वेंट में कभी भी अगर कोई सब्सटेंस H+ रिलीज कर रहा है तो एसिड, H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों। एसिड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दो substances which have tendency to donate proton by any method, किसी भी मेथड से अगर वो H+ रिलीज कर रहा है in any solvent, सॉल्वेंट की यहां कंडीशन हमारे पास फिक्स नहीं है, आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। देखो इन सब में आपको H+ नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी बच्चों सब में H+ है इनके पास। तो एक्चुअली जिनके पास भी H+ यानी प्रोटोन है, जिनके पास भी प्रोटोन है वो टेंडेंसी रखेगा प्रोटोन डोनेट करने की, तो उसे हम एसिड कहेंगे। बस ये ब्रॉन्स्टेड ने कहा था, कोई कंडीशन नहीं है, अगर उसके पास टेंडेंसी है प्रोटोन डोनेट करने की तो वो एसिड है। तो जिन जिनके पास प्रोटोन है, जैसे इन सब के पास बच्चों आपको प्रोटोन नजर आ रहा है, यहां पर भी हमारे पास प्रोटोन है, ठीक है, जिसके पास भी H+ है उन्हें हम बच्चों ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें HCl प्लस वाटर, तो एक्चुअली HCl ने अपना प्रोटोन इसको डोनेट कर दिया, तो HCl क्या हो गया? एसिड हो गया। यहां H2O ने अपना H+, यहां बच्चों क्या हो रहा है एक्चुअली कि NH4 पॉजिटिव ने अपना प्रोटोन H2O को दे दिया। NH4 पॉजिटिव ने यहां NH4 पॉजिटिव अपना H+ H2O को दे रहा है, तो बच्चों NH4 को हमने बोल दिया एसिड।
यहां क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप देखो इजीली तो ये अपना एक प्रोटॉन H2O को दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहां इन तीनों एग्जांपल में अगर आप देखो तो H2O ने क्या किया है, H+ एक्सेप्ट किया है, और इन तीनों ने H+ डोनेट किया है, तो इन तीनों को एसिड कहते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे कि जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बेस कहते हैं। तो इन तीनों रिएक्शन में एक्चुअली जो वाटर है वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग यहां वाटर क्या हो गया, बेस हो गया बच्चों, ठीक है। देखते हैं आगे। अब बेस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने कहा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं, ऐसा ब्रॉन्स्टेड ने कहा बच्चों। टू एक्सेप्ट प्रोटॉन की जिनके पास टेंडेंसी होती है, एनी मेथड इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड द बेसिस। ठीक, एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, इन सब पर नेगेटिव चार्ज है, इन सब पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की। ऑल दीज आर एनायंस, ये सब एनायंस हैं, एनायंस हैं, और ये अभी स्टेबल फॉर्म में नहीं है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सब बेस हैं बच्चों। इन सब में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली यहां लोन पेयर होता है। क्या होता है बच्चों, यहां पर लोन पेयर होता है, और जब लोन पेयर है, लोन पेयर मींस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ये सब्सटेंसेस हैं। तो बच्चों एक्चुअली जैसे मैं अगर आपकी बात करूं NH3 की, तो एक्चुअली ये अभी इस तरह से है, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो जब H+ आएगा तो ये यहां पर बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस तरह, तो एक्चुअली स्पीशीज क्या फॉर्म हो जाती है, NH4 पॉजिटिव। तो बच्चों इसने क्या किया, इसने एक H+ एक्सेप्ट कर लिया, बॉन्ड बना लिया उसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो बच्चों हम इसको क्या कहेंगे, अब ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग हम इसको बेस कहेंगे। क्लियर है। ऐसे ही बच्चों ये सब भी कौन है, एनायंस हैं, ये सब भी एक एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इन्हें बेस कहेंगे। तो आइडेंटिफाई करना बच्चों क्वेश्चंस में बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे देखिए हम अमोनिया क्या कर रहा है बच्चों, यहां पर H2O इसको एक H+ डोनेट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरह से। तो जब H2O अपना एक H+ इसको देगा, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, NH4 पॉजिटिव बन गया, तो यहां पर अमोनिया ने किसकी तरह बिहेवियर शो किया बच्चों, बेस की तरह। और बच्चों ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो H+ डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं। तो अगर आप अच्छे से देखो तो यहां H2O अपना H+ इसको डोनेट कर रहा है, तो यहां वाटर किसकी तरह बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड की तरह, ठीक है। और अभी हमने इसके ऊपर रिएक्शंस पढ़ी थी, तो वहां वाटर बेस की तरह बिहेवियर शो कर रहा था, है ना। अच्छा, अब यहां देखो बच्चों ऐसे ही ये H2O अपना H+ इसको डोनेट कर रहा है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये H+ इससे एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो गया बेस, यहां H2 हो गया एसिड। समझ में आई बच्चों बात, क्लियर है। तो बहुत इजी डेफिनेशंस हैं। नेचर ऑफ वाटर, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, देखो वाटर यहां किसकी तरह बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड की तरह। जब हमने इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई थी, तो वाटर किसकी तरह रिएक्ट कर रहा था बच्चों, बेस की तरह। तो एक्चुअली वाटर जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ रिएक्ट करता है। देखो जब हम HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो HCl अपना H+ इसको देगा, तो H2O के पास एक्चुअली क्या होता है बच्चों, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है। तो जब HCl अपना H+ इसको देगा, तो ये क्या करेगा, उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से बच्चों H3O+ फॉर्म हो जाता है, क्योंकि H2O के पास लोन पेयर है ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम पर। तो यहां ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है और H2O यहां बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। एक और देखते हैं बच्चों, अमोनिया। यहां मैंने अभी अब जस्ट आपको बताया ये वाला एग्जांपल, वाटर अपना H+ इसको दे रहा है, NH4 पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है। तो अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, वाटर ने लूज किया, तो वाटर यहां एसिड, तो वाटर एसिड भी है, बेस भी है। जब भी कोई सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता हो, तो ऐसे सब्सटेंस को बच्चों क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक।
दैट इज वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। तो वाटर की नेचर क्या है, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक है। वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन लूज भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट हो गया। आर्नियस के अकॉर्डिंग वाटर न्यूट्रल था, लेकिन इनके अकॉर्डिंग वाटर दोनों का बिहेवियर शो करता है। तो डिफरेंस हो गया बच्चों डेफिनेशंस में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करके कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म कर ले तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं बच्चों, HCl के पास H+ है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये अपना H+ इसको डोनेट करेगा, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एक H+ डोनेट करने पर ये क्या फॉर्म कर देगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो जब भी कोई एसिड बेस रिएक्ट करके कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म कर लेते हैं तो उसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कौन कितना H+ इजीली डोनेट कर सकता है और कौन कितना इजीली H+ एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसके लिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एक सीरीज दी है बच्चों। उस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां HClO4, मैंने आपको पहले भी बताया था, पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमने कहा था। तो एक्चुअली ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने HClO4 को सबसे टॉप पर रखा है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बच्चों एक्चुअली ये सीरीज हमें पूरी एज इट इज इस सीक्वेंस में लर्न इतना इंपॉर्टेंटली नहीं है, बट अगर आप थोड़ा बहुत अगर इसका आइडिया रखते हो कि कौन कहां पर एक पोजीशन अगर हमें ध्यान हो तो देखो बच्चों, वाटर एक्चुअली वाटर के ऊपर वाले कंपाउंड्स को जनरली हम एसिड्स कह सकते हैं और वाटर के नीचे वालों को जनरली हम बेस कह सकते हैं। अब बच्चों इन्होंने जो सीरीज दी है इसमें टॉप टू बॉटम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा है कि एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। क्या कहा है इन्होंने कि टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। क्या कहा इन्होंने कि टॉप टू बॉटम इस सीरीज में अगर आप जाओगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने प्रिपेयर की है। अब बच्चों इस सीरीज का यूज क्या है वो हम देखते हैं। एक्चुअली बच्चों जैसे कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि HCl और H2O की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करेगा, कौन वीक बिहेवियर शो करेगा। तो बच्चों एक्चुअली अगर हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग बात करें तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर ब्रॉन्स्टेड भी अच्छे से नहीं समझा पाए थे। ये उनका एक डिसएडवांटेज भी था कि कब कौन एसिडिक होगा, कब कौन बिहेवियर होगा। यहां जो बिहेवियर है ना बच्चों वो हर रिएक्शन में चेंज हो जाता है। कभी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कभी वीक एसिड हो जाता है, कभी वो बेस की तरह भी बिहेवियर शो करने लग जाता है। तो एक्चुअली यहां एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते क्योंकि ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का एक डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो बच्चों उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं। ये एक ट्रिक है, इसको हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, आप एक सिंपल सा पोजीशन याद रखो बस। क्या बच्चों कि वाटर के ऊपर वाले अगर दो कंपाउंड आपको एक साथ दिए हुए हैं, क्या बच्चों अच्छे से ट्रिक सुनिएगा आप, अगर वाटर के ऊपर वाले दो कंपाउंड आपको एक साथ दिए हुए हैं इस सीरीज में तो वो दोनों की नेचर वीक होगी। ऐसा हम ट्रिक के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। वाटर के ऊपर वाले अगर आपको दो कंपाउंड गिवन है तो दोनों की नेचर वीक होगी बच्चों। ठीक है, अब दोनों में से जो ज्यादा ऊपर होगा वो एसिडिक होगा और जो नीचे होगा वो बेसिक होगा। कैसे बच्चों, जैसे मैंने कहा ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। इस वाटर के ऊपर के दोनों कंपाउंड आपको रिएक्शन में गिवन है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम जनरली ये ट्रिक क्या लगा सकते हैं कि दोनों की नेचर क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, और इन दोनों में जो ऊपर है वो एसिड होगा और इन दोनों में जो नीचे है वो बेस होगा। तो ऊपर वाला होगा एसिड और ये नीचे वाला होगा बेस। यहां तक ठीक है बच्चों। एक और कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं कि अगर मुझे, ये तो पहली ट्रिक हो गई बच्चों, सेकंड ट्रिक की अगर मैं बात करूं
तो वाटर के ऊपर का एक कंपाउंड गिवन है और एक कंपाउंड वाटर के नीचे का आपको गिवन है। सपोज इस तरह से आपको कंपाउंड गिवन है, तो फिर दोनों की नेचर ही स्ट्रांग माननी है हमको बच्चों। फिर दोनों की नेचर हमें क्या माननी है? स्ट्रांग माननी है। तो ये भी स्ट्रांग होगा और ये भी स्ट्रांग होगा। ठीक है यहां तक। अब फिर वही बात, एसिड कौन बेस कौन? अरे बच्चों, जो ऊपर होगा वो एसिड, जो नीचे होगा वो बेस। तो इसको हम कहेंगे एसिड और इसको हम कहेंगे बेस। तो जनरली हमारे मेडिकल के लेवल पर हम देखें तो हमें इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। तो हमें ज्यादा इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, बिकॉज ब्रॉन्स्टेड लॉरी का डिसएडवांटेज है, हम उतना एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें बच्चों, वाटर के ऊपर के दो कंपाउंड गिवन है तो दोनों वीक होंगे, ऊपर वाला एसिड नीचे वाला बेस। ठीक है, अभी हम एग्जांपल में समझेंगे। और वाटर के एक ऊपर का कंपाउंड गिवन है, सपोज वाटर के ऊपर का कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है और एक कंपाउंड वाटर के नीचे का गिवन है आपको, तो ऊपर वाला जो कंपाउंड होगा वो भी स्ट्रांग होगा और नीचे वाला भी फिर स्ट्रांग होगा। जो ऊपर होगा वो एसिड, जो नीचे होगा वो बेस। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक आपको समझ आई अभी। अब हम इसका यूज करते हैं, देखते हैं बच्चों। हमसे ये एग्जांपल्स गिवन है। अच्छा, वाटर जब भी है बच्चों साथ में, तो वाटर के साथ तो उन्होंने बोला ही है ना कि टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। तो देखो, HCl वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम जानते हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है बच्चों। यहां हमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि HCl वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग से बनने वाला कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक से बनने वाला कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो हम बात पहले कर चुके हैं बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो वीक बेस होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हम जानते हैं, तो वाटर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब उसके H+ डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो जब ये H+ डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये H+ भी इजीली एक्सेप्ट करेगा, जल्दी करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमें थोड़ा आइडिया लगाना है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक होगा। ठीक है, तो ये तो इजी सा हो गया। एसिटिक एसिड हम जानते हैं वाटर में वीक एसिड है। अब वही बात बच्चों, एसिटिक एसिड वाटर में वीक एसिड है तो वो H+ उतना अच्छे से रिलीज नहीं कर पाएगा, तो ये भी उतना अच्छे से H+ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, यहां पर वही सेम बच्चों। अमोनिया, अमोनिया भी हम जानते हैं वाटर में वीक बेस है। ये नॉर्मल नेचर चल रही है बच्चों। यहां इन एग्जांपल्स में एक्चुअली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। हम जानते हैं HCl वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वाटर स्ट्रॉन्ग बेस। एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो वाटर भी वीक बेस। अमोनिया वीक बेस हम पहले से जानते हैं, तो वाटर भी क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शंस हो गई, इनमें कुछ इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था बच्चों, एक्चुअली वो ट्रिक हमें इन एग्जांपल्स में लगानी होगी। देखो, आपके पास HCl और एसिटिक एसिड दोनों आपको दे दिए। अब कंफ्यूजन ये आता है कि सर दोनों एसिड हैं, लेकिन ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एक प्रोटॉन लूज करेगा। तो कौन एसिड, कौन बेस, कौन वीक, कौन स्ट्रॉन्ग, तो हम एग्जैक्ट उतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे। तो अब सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखो, HCl और एसिटिक एसिड दोनों सीरीज में वाटर के ऊपर हैं। देखो आप यहां पर देखो बच्चों, वाटर के ऊपर है, HCl भी वाटर के ऊपर है और एसिटिक एसिड भी वाटर के ऊपर है। तो दोनों की नेचर मैंने आपको ट्रिक में क्या बताई थी? दोनों वीक होंगे। और दोनों में जो ऊपर होगा, कौन ऊपर है? HCl ऊपर है, एसिटिक एसिड नीचे है। तो ये क्या होगा? ये बेस होगा और ये एसिड होगा। तो हमारी ट्रिक आराम से अप्लाई हो जाएगी, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों यहां पर। तो देखो, HCl और एसिटिक एसिड दोनों वाटर के ऊपर के कंपाउंड है। HCl ऊपर है एसिड, एसिटिक एसिड HCl से नीचे है बेस, और दोनों की नेचर वीक। बस अब हमने ये पता लगा लिया, तो अब कॉन्जुगेट तो इसका अपोजिट, इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, इसका कॉन्जुगेट भी स्ट्रॉन्ग। समझ में आया बच्चों? वाटर के ऊपर है दोनों, दोनों वीक होंगे। ये ऊपर है एसिड, ये नीचे है बेस। अब इन दोनों एग्जांपल में देखते हैं बच्चों। HCl वाटर के ऊपर, बस इतना से ही ध्यान रखना है बच्चों में कि वाटर के ऊपर कौन कौन है और वाटर के नीचे कौन कौन है। हमें सीक्वेंस
एज सच याद करने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों। ये जो सीक्वेंस है भले ही आपको याद नहीं हो, अगर आपको इतना याद रह जाए कि वाटर के नीचे ये कंपाउंड है तो ऑब्वियस ही बात है बाकी सब ऊपर के हैं। तो अब जो HCl और अमोनिया वाला एग्जांपल है, तो HCl देखो वाटर के ऊपर है और अमोनिया वाटर के नीचे है। तो अब बच्चों वाटर बीच में ऊपर वाला और नीचे वाले कंपाउंड, ऊपर वाला भी स्ट्रॉन्ग नीचे वाला भी स्ट्रॉन्ग, ऊपर वाला एसिड नीचे वाला बेस। तो बच्चों देखो कितना इजी हो गया। अब दोनों स्ट्रॉन्ग, HCl ऊपर है इसलिए एसिड, अमोनिया नीचे है इसलिए बेस। और दोनों का कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, ओके बच्चों। एसिटिक एसिड और अमोनिया सेम बच्चों, दोनों वाटर के, एक वाटर के ऊपर है एक वाटर के नीचे है। एसिटिक एसिड वाटर के ऊपर है, अमोनिया वाटर के नीचे है, दोनों स्ट्रॉन्ग, ये ऊपर एसिड ये नीचे बेस, तो इनका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक। तो एक्चुअली ट्रिक उतना टफ है ही नहीं, बहुत इजी सा ट्रिक है कि वाटर के ऊपर वाले दोनों आ जाएं कंपाउंड में तो दोनों वीक, एक वाटर के ऊपर का एक वाटर के नीचे का दोनों स्ट्रॉन्ग। सिंपल सी ट्रिक। ऊपर वाला हमेशा एसिड होगा, नीचे वाला हमेशा बेस होगा, दोनों ही ट्रिक में। तो ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट 100% हम बिल्कुल सही है, बट हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस में हमें कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यह नेचर एसिड का भी बेस भी बिहेवियर शो कर रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में, देखते हैं। अभी हम बात करते हैं एडवांटेज। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट का एडवांटेज क्या है, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, सॉल्वेंट की कंडीशन फिक्स नहीं है। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोन ऑल्सो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस प्रैक्टिकली। एक्चुअली इन्होंने प्रैक्टिकली वही कहा ना, हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं कि नेचर कैसे चेंज हो रहा है, प्रैक्टिकली नहीं समझा पाए। इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ ए प्रोटिक एसिड। जैसे बच्चों में CO2 की बात करूं, अब CO2 वैसे अगर CO2 का नेचर देखा जाए ना बच्चों तो एसिडिक होता है, लेकिन अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी तो कहते हैं कि जो प्रोटोन लूज करेगा वो एसिड, जो प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। तो अब CO2 के पास तो प्रोटोन है ही नहीं और ना इस पर कोई चार्ज है, तो ना तो ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है ना ये प्रोटोन लूज कर सकता है। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये क्या है फिर, ना एसिड है ना बेस है। तो इसका मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रोटोन लूज या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, बट स्टिल वो एसिडिक और बिहेवियर होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो बच्चों फिर CO2, SO2, SO3 ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका नेचर एसिडिक बेसिक होता है, और भी कंपाउंड्स होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गया इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक। समझ में आया बच्चों। अब हम बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट, एक और थर्ड कॉन्सेप्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों एसिड बेस का। ये बहुत इजी है, मोस्ट यूजफुल जो बच्चों अभी कर रहे हैं हम रिसेंटली, वो सबसे ज्यादा लुईस कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। जो लोन पेयर डोनेट करता है या जिसमें टेंडेंसी होती है लोन पेयर डोनेट करने की, वो बेस, और जिसके लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो एसिड। सिंपल सी डेफिनेशन। तो क्या बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दोज स्पीशीज विच हैव सेल्फ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास खुद के पास अपनी कैपेसिटी होती है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की, उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोफिलिक भी कहते हैं। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से देखो, H+ एसिड, बेस, OH-। अब हो क्या रहा है बच्चों, ये जो एसिड है H+, ये इससे एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। H+ क्या कर रहा है, इससे एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को लेविस एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसको लेविस बेस। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। डोनेट करने वाले को बेस, एक्सेप्ट करने वाले को एसिड कहते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड्स, कंपाउंड्स हुज सेंट्रल, अब बच्चों बहुत इजी सी बात है, लुईस एसिड कौन होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। अब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसके पास होती है बच्चों, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है,
वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आपको एग्जांपल्स नहीं रटने बच्चों, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उनकी टेंडेंसी होगी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की, उन्हें लेविस एसिड कहेंगे। जैसे यहां देखो आप, सेंट्रल एटम में बच्चों इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। और एग्जांपल देखें बच्चों, कंपाउंड्स हुज सेंट्रल एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये बच्चों हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, और जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और बात करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स विद अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, जैसे बच्चों CO2। अब देखो हमने कहा था ना CO2 को ब्रॉन्स्टेड लॉरी नहीं समझा पा रहे थे, आर्रीनियस भी नहीं समझा पाएंगे क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं है, लेकिन एक्चुअली एसिडिक है। तो लेविस इसको समझा रहे हैं कि एक्चुअली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। अब अगर आप देखोगे बच्चों तो एक्चुअली यहां कार्बन जो सेंट्रल एटम है वो पॉजिटिव हो गया है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो नाउ इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अब सेंट्रल एटम यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा ड्यू टू दिस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम। तो अब इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें बच्चों लेविस एसिड कहते हैं। तो इन तीनों एग्जांपल्स में इसी तरह से होता है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रही बात? कैटायंस बच्चों, जितने भी कैटायंस हैं, कैटायंस मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियस ही बात है दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये सब भी क्या है, लेविस एसिड है बच्चों। क्लियर है? जैसे देखो Ag+, यहां अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये लेविस एसिड, ये हो गया लेविस बेस। और देखें ये लोन पेयर है वाटर के पास, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, तो बच्चों ये हो गया लेविस एसिड, ये हो गया लेविस बेस। डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड। फॉल्स कैटायंस, इन्हें बच्चों स्यूडो कैटायंस भी कहते हैं। ये बच्चों एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कैन नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर। ये बच्चों हमको देखने पर कैटायंस लग रहे हैं क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ही सही, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ये लेविस एसिड है। लेकिन यहां हमको देखने पर बच्चों लगता है पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बट एक्चुअली यहां ऐसा नहीं है। उसका रीजन मैं आपको एक NH4 पॉजिटिव अमोनिया का एग्जाम्पल, अमोनियम आयन के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं बच्चों। एक्चुअली NH4 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर ये होती है, मैंने आपको बताया था इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास यहां लोन पेयर फ्री है? नहीं है बच्चों, एक्चुअली अब इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो ना तो ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, दूसरा यहां जो H+ है वो H+ ऑलरेडी इस नाइट्रोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऑलरेडी ये स्टेबल है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। तो देखने पर हमको ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये सब में बच्चों स्ट्रक्चर एक्चुअली H+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बना होता है, वो ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है, स्टेबल है, तो इसलिए बच्चों ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये लेविस एसिड नहीं है। एलिमेंट्स विच हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, पोलोनियम तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, लेविस एसिड कहेंगे। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं लेविस बेस। तो अब तो बहुत इजी है बच्चों, जो लोन पेयर
डोनर होंगे उन्हें लेविस बेस कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। देखो इन सब के पास लोन पेयर है, यहां सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, जिनके पास लोन पेयर होगा वो डोनर होंगे, और जो लोन पेयर डोनर होंगे उन्हें लेविस बेस कहते हैं बच्चों। देखो बच्चों एनायंस, ऑब्वियस सी बात है सब एनायंस हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे, लेविस बेस। नेचर ऑफ वाटर, बच्चों वाटर जो है लेविस के अकॉर्डिंग बेस है। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए लेविस बेस है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ वाटर इज बेसिक, दैट इज वाटर इज अ बेस। कैसे? क्योंकि यहां इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से ये डोनर है, टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इसलिए अकॉर्डिंग टू लेविस ये वाटर यहां बेस है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इनके अकॉर्डिंग बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, यहां अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये BF3 है बच्चों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके पास लोन पेयर है, तो होता क्या है बच्चों, तो बच्चों हुआ क्या, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है बोरोन को विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसे हम कहेंगे लेविस बेस और इसे हम कहेंगे लेविस एसिड। तो जब भी कोई, क्या बच्चों इनके अकॉर्डिंग, जब भी कोई एसिड एंड बेस रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, तो बच्चों इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं बीच में, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ सेल्फ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों एग्जांपल की बात करें, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो +6 है, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो अब आप मुझे बताइए बच्चों ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है देन S+4, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो जिसके पास डेफिशिएंसी ज्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये ज्यादा डेफिशिएंट है, इसका सेंट्रल एटम ज्यादा डेफिशिएंट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी SO2 के कंपैरिजन में ज्यादा है बच्चों। क्लियर है? ओके बच्चों, बात करते हैं एडवांटेज की। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस विदाउट एनी सॉल्वेंट, यहां कोई सॉल्वेंट की कंडीशन फिक्स नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दोज एसिड्स एंड बेसिस विच आर नॉट एक्सप्लेन बाय अदर कॉन्सेप्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि लुईस एसिड और बेस जो हमने एक्सप्लेन किया, यहां पे हम कई सारे एसिड बेस ऐसे समझा पाए हैं जो ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और आर्रीनियस कॉन्सेप्ट में हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जैसे CO2, SO2 वगैरह की अगर हम बात करें। डिसएडवांटेज, दिस कॉन्सेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस प्रैक्टिकली। बच्चों ये भी एसिड एंड बेस को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फॉर्मिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज अ स्लो प्रोसेस, whereas न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस इज एक्चुअली फास्ट प्रोसेस। बच्चों इनके अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन कौन था? जो एसिड और बेस रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि ये वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती है बच्चों वो स्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जबकि ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि एसिड बेस जब भी न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो फास्ट प्रोसेस होता है। तो बच्चों यहां थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। दिस कॉन्सेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन द रियल एसिड्स एंड बेसिस। बिल्कुल सही बच्चों। आज अब HCl है ना, ये लोन पेयर डोनेट एक्सेप्ट वाली बात यहां पर हम नहीं कर सकते। KHNO3, H2SO4 ये सब बच्चों लोन पेयर डोनर और एक्सेप्टर की बात अभी हम यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली एसिड बेस हैं पर हम लुईस एसिड बेस के अकॉर्डिंग इनको नहीं समझा पाएंगे। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक हो गए बच्चों।
ऑल द लुईस बेसेस आर ब्रॉन्स्टेड बेसेस। जितने भी लुईस बेस होते हैं जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो सब ब्रॉन्स्टेड बेस भी होते हैं, मतलब उनके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। क्यों बच्चों? लुईस बेस कौन? जिनके पास लोन पेयर होगा, और जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है ऑब्वियस सी बात है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसलिए ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे। बट ऑल द लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। लुईस एसिड कौन होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। और ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होते हैं? जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। दोनों अपोजिट हैं, इसलिए हम हमेशा नहीं बोल सकते कि कंफर्म कि सारे लुईस एसिड ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे ही सही। लेकिन लुईस बेस लोन पेयर डोनेट करते हैं, यानी उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करेंगे ही करेंगे, इसलिए लुईस बेस तो ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे ही होंगे। ऑल आर्रेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स बिकॉज आर्रेनियस ने भी ये कहा था जो H+ डोनेट करते हैं वो एसिड, जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं वो भी H+ रिलीज करते हैं। बस हाँ, कंडीशन ये है कि आर्रेनियस के लिए आपको वाटर चाहिए बस, है ना। बट इट इज नॉट सो फॉर बेसिस, लेकिन बेस के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर है? ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितने टाइप्स के होते हैं उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट, नाम से ही पता चल रहा है प्रोटोजेनिक, जो प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हो उन्हें प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो इन सबके पास बच्चों प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इसलिए हम इन सबको प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट या एसिडिक सॉल्वेंट कहते हैं। प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट, बच्चों फिलिक का मतलब लविंग, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहते हो, जिनके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, तो उन्हें प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ लोन पेयर होता है, और जब लोन पेयर है तो ऑब्वियस ही बात है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इन्हें प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट कहते हैं। बहुत इजी सी डेफिनेशंस हैं बच्चों। एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, जो दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट द प्रोटॉन्स, जिनके पास प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी भी हो और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी हो, दे आर आइदर प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको वाटर का एग्जांपल बताया था बच्चों, वाटर H+ डोनेट भी कर रहा था ब्रॉन्स्टेड अकॉर्डिंग में हमने समझा था, और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो इसे एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। ऐसा सेम बच्चों इनमें भी है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अभी एक एक एक्स्ट्रा H+ और है। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, जिनके पास बच्चों नाइदर डोनेट नोर एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स, देखो इन सब पे कोई चार्ज नहीं है, पहली बात तो लोन पेयर नहीं है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इनके पास प्रोटॉन डोनेट करने के लिए भी नहीं है, तो इन्हें कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं एम्फोलाइट सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, इसमें क्या है देखो, एक एग्जांपल लेते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल में ये अपना प्रोटॉन इंटरनली अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही यहां पर बच्चों डोनेट कर रहा है, अंदर ही अंदर एक्सचेंज हो रहा है बच्चों। यहां नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो ग्लाइसिन क्या कर रहा है? अपना प्रोटॉन सेल्फ अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही इस नाइट्रोजन को डोनेट कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और ये जो बनता है बच्चों इसको ज्यूटर आयन कहते हैं। एक एंड पर नेगेटिव चार्ज, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज। तो दोज सॉल्वेंट्स इन विच द सेम मॉलिक्यूल एक्ट एज प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन अंदर डोनेट भी हो रहा है और यहीं पर एक्सेप्ट भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट को एम्फोलाइट सॉल्वेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, देखो यहां पे प्रोटॉन है, यहां इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना प्रोटॉन इसको यहां डोनेट कर सकता है, तो अंदर ही अंदर ये हो गया प्रोटॉन डोनर ग्रुप, ये हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर ग्रुप। सल्फेनेलिक एसिड इसका नेम है, तो ये भी एक एम्फोलाइट सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया। एवरी एम्फोलाइट इज एम्फोटेरिक, ये जितने भी एम्फोलाइट होते हैं ये एम्फोटेरिक तो हमेशा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एम्फोटेरिक का मतलब जो प्रोटॉन लूज भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो, तो यहां पे ये हो रहा है। ठीक है, बट एवरी एम्फोटेरिक इज नॉट एम्फोलाइट, लेकिन क्या हमेशा हर एम्फोटेरिक एम्फोलाइट होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल वाटर, वाटर एम्फोटेरिक है, प्रोटॉन लूज भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट बच्चों इंटरनली इसकी तरह तो नहीं कर सकता ना,
तो ये एम्फोटेरिक है लेकिन एम्फोलाइट नहीं है, ठीक है। रिमेंबर बच्चों, एक इंपॉर्टेंट एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखना है, पीएच ऑफ एन एम्फोलाइट। एम्फोलाइट कंपाउंड्स की पीएच का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लर्न करेंगे। pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। पीएच, अगर आपको एम्फोलाइट कंपाउंड्स का पीएच पूछा जाए तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। ये हमें डायरेक्ट लर्न करना है, याद रखना है बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीक बेस बताना है हमको इस रिएक्शन में। तो बहुत इजीली मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ प्रेजेंट है तो हमें उसकी नेचर पहले से याद है कि जो HBr है वो वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियस ही बात है ये अपना H+ इसको लूज कर देगा, तो ये कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड के साथ वाटर वीक बेस होगा, ठीक है। तो अब हमें कंपाउंड दिया है H3O+ और Br-। अब बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट कौन है? Br-। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट है वो वीक होता है। तो बच्चों ये है वीक बेस, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बच्चों ये कौन होगा? वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो आंसर क्या हुआ बच्चों? वीक बेस, दैट इज Br-। तो आंसर हो गया बच्चों थर्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक कॉन्जुगेट बेस, एक पेयर हो गया बच्चों, तो आंसर हो गया हमारे पास थर्ड। इजी था ये तो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीक एसिड बताना है हमें इस बार इस रिएक्शन में। तो बच्चों सबसे पहले वही हम ट्रिक का यूज करेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बच्चों, अब HF जो है बच्चों सीरीज में वाटर के ऊपर है और अमोनिया सीरीज में वाटर के नीचे है। तो मैंने आपको बताया था दोनों, अगर एक वाटर के ऊपर का हो एक वाटर के नीचे का हो तो दोनों की नेचर क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग। जो पोजीशन में ऊपर होगा वो एसिड, जो नीचे होगा वो बेस। तो ये ऊपर है इसलिए एसिड, ये नीचे है इसलिए बेस। समझ में आ रहा है बच्चों? अब स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्चुअली ये कंपाउंड है, ये तो कॉन्जुगेट है, इसलिए हमने इस बार यहां से देखना शुरू किया बच्चों, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेट है। हम कॉन्जुगेट से डायरेक्ट नहीं बता सकते, हम पहले उनके पेरेंट मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसलिए हमको इस बार प्रोडक्ट साइड से देखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट है वो होगा वीक कॉन्जुगेट बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट है वो होगा वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक कॉन्जुगेट बेस, ये वीक कॉन्जुगेट एसिड। हमसे पूछा है वीक एसिड बताना है, तो वीक एसिड कौन हो गया? NH4 पॉजिटिव। तो आंसर हो गया बच्चों सेकंड। क्लियर है? समझ में आई बात? ओके, ये वाटर के ऊपर ये वाटर के नीचे सीरीज में, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक ये स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, ये ऊपर ये एसिड ये नीचे बेस, उसके अकॉर्डिंग फिर कॉन्जुगेट जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब अगेन बच्चों ये दोनों ही क्या हैं? वाटर के ऊपर हैं, तो दोनों की नेचर क्या होगी? वीक होगी। ये सीरीज में थोड़ा ऊपर तो ये एसिड, ये नीचे तो ये बेस। तो देखो बच्चों दोनों की नेचर वीक, ये ऊपर तो एसिड ये नीचे तो बेस, और इनके जो कॉन्जुगेट होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, इसका भी कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। हमसे पूछा है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ये। तो आंसर हो गया बच्चों हमारे पास फोर्थ। क्लियर है? इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पर K गिवन है, आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। किसका बच्चों? इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। आपको बताना है इन चारों में से सही क्या होगा। तो बच्चों वही सबसे पहले हमें देखना होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग कौन, बेस कौन। तो बच्चों अब थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा। K की वैल्यू 10⁻⁻15 है। K की वैल्यू 10⁻⁻15 बहुत छोटी वैल्यू है। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था जब Kc की वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लेस होती है, 10⁻³ से छोटी होती है या उसकी रेंज में होती है, तो बच्चों हम उसे क्या बोलते हैं?
हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, इसका मतलब आयनाइजेशन कम हो रहा है। तो एक्चुअली HA का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी, इसका मतलब HA का आयनाइजेशन कम होगा। ठीक है, तो K जो है वो बहुत कम वैल्यू है, इसका मतलब HA का आयनाइजेशन कम, और आयनाइजेशन कम मतलब ये वीक एसिड हो गया, प्रोटॉन लूज कर रहा है इसलिए एसिड। और वीक क्यों है ये वीक? क्योंकि इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट बहुत छोटा है। क्लियर बच्चों? तो अब ये वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रांग होगा। तो हमसे पूछा है बच्चों इन चारों में से क्या सही है? क्या H इज ए स्ट्रांग एसिड? गलत। B माइनस इज ए स्ट्रांग बेस? गलत। ये वीक एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये क्या होगा? वीक बेस होगा। तो A माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, तो आंसर हो गया बच्चों थर्ड। HB इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं, ये वीक बेस, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों आंसर हो गया हमारे पास थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों हमें। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि पर क्लोरिक एसिड HClO4 इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HClO4 को बच्चों इस तरह से भी लिखा जा सकता है कंफ्यूजन के लिए, देखो HClO4, तो पर क्लोरिक एसिड HClO4 को ऐसे भी लिखा जाता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में, बट हमें समझ आना चाहिए। अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे देखते हैं बच्चों? तो एक्चुअली HClO2, HClO3, HClO4, बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था SO2 और SO3 में। SO3 पर +6 था सल्फर का, तो उसके पास डेफिशिएंसी ज्यादा थी तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा था। बस अब हमें बच्चों यहां पर वही चेक करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बच्चों आप तो +7 आएगा, और इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +5 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बच्चों आप तो +3 आएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। तो बच्चों एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके पास डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम। तो अब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, सो एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। तो इसलिए हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा बच्चों लाइक दिस, इसके पास डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आया बच्चों? ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं पॉली बेसिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेसिस। पॉली बेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? वो एसिड जिनका वैलेंसी फैक्टर मोर देन 1 होता है, जिनके पास एक से ज्यादा H+ डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जो एक बार में एक H+ रिलीज कर रहे हैं, फिर सेकेंड H+ रिलीज कर रहे हैं, फिर थर्ड H+ रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसमें हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दैट इज H3PO4। अब H3PO4 वीक एसिड है तो इसका जो आयनाइजेशन होगा वो धीरे धीरे होगा, एक बार में सारे H+ बहुत मुश्किल से रिलीज कर पाता है, तो 1 बाय 1 करके ये अपने एक H+ रिलीज करेगा, तो ये 3 H+ टोटल रिलीज कर सकता है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसने अपना एक H+ रिलीज किया, तो इस रिएक्शन का कुछ आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, दैट इज Ka1। अब ये जो बना है बच्चों, इसके पास अपनी टेंडेंसी होगी एक H+ लूज करने की, फिर ये फर्दर एक H+ रिलीज करेगा, कर दिया। जैसे जैसे एक एक H+ रिलीज होता जा रहा है, यहां माइनस चार्ज बढ़ता जा रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया Ka2 सेकेंड रिएक्शन का। फिर अभी भी एक H+ है इसके पास, तो इसके पास अगेन टेंडेंसी H+ रिलीज करने की। अब मुझे टोटल निकालना है कि H3PO4 से टोटल कितने H+ रिलीज हुए? 3। मैं इन तीनों रिएक्शंस को अगर ऐड कर दूं, तो बच्चों हमें इस तरह से मिलेगा। तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3 H+ PO4 -3। तो मैंने क्या किया? एडिशन कर दिया, तीनों रिएक्शन को मैंने ऐड करने पर मुझे ये नेट रिएक्शन मिल गई। और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं बच्चों, जब रिएक्शंस को ऐड करते हैं
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मुझे इस नेट रिएक्शन का Ka फाइंड आउट करना है, मैंने तीनों को ऐड कर दिया, मुझे नेट रिएक्शन मिल गई, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों आयनाइजेशन कांस्टेंट तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मैं दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिलेशन आएगा pKa इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 प्लस pKa3। ये बच्चों कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तीनों रिएक्शन को ऐड किया, इसने एक H प्लस रिलीज किया, इसने एक H प्लस रिलीज किया, इसने एक H प्लस रिलीज किया, तीनों को ऐड किया, नेट रिएक्शन ये आ गई। तो इस नेट रिएक्शन का आयनाइजेशन कांस्टेंट इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। यहां तक ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पूछा जाता है बच्चों कि ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो एक्चुअली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे H प्लस रिलीज होते जा रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट आयनाइजेशन कम होता जाता है बच्चों। तो एक्चुअली जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, कहने का मतलब जो Ka1 है वो सबसे ज्यादा, उससे छोटा Ka2, सबसे छोटा Ka3। इसका रीजन क्या है बच्चों? एक्चुअली देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये अपना H प्लस इजिली रिलीज कर देगा, कर दिया। अब बच्चों हमें यहां से एक H प्लस रिलीज करना है, इस पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। जब मैं इसमें से H प्लस लेने जाऊंगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो मुझे बाहर से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी यहां से H प्लस खींचने के लिए, निकालने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज उस H प्लस को अपनी ओर वापस से अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो मुझे यहां से H प्लस निकालने में डिफिकल्टी होगी, तो आयनाइजेशन कम होगा, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कम हो जाएगा। अब मुझे इसमें से H प्लस निकालना है, अब तो बच्चों नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब मुझे इसमें से H प्लस निकालना है, तो ये -2 चार्ज उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा नहीं मैं अट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो बच्चों इजीली ये अपना H प्लस डोनेट नहीं करेगा, तो मुझे बाहर से एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहां आयनाइजेशन कम होगा, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट इसका भी कम होगा। जबकि न्यूट्रल था, ये इजीली अपना H प्लस रिलीज कर रहा था। तो एक्चुअली बच्चों इस रीजन, द रीजन फॉर दिस इज दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन फ्रॉम अ नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, H प्लस निकालने के लिए मुझे डिफिकल्टी ज्यादा होगी क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो वही बच्चों दिस कैन बी सीन इन द केस ऑफ रिमूविंग अ प्रोटोन फ्रॉम द अनचार्ज्ड H3PO4 एज कंपेयर्ड फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज H2PO4 माइनस। जब हम इसमें से निकालते हैं तो H प्लस इजीली निकल जाएगा, इसमें से निकालेंगे तो डिफिकल्टी होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा उसको। ऐसे बच्चों यहां पर -2 चार्ज आ गया, तो जैसा मैंने समझाया इसमें से H प्लस निकालने में मुझे डिफिकल्टी और ज्यादा होगी। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से नाउ अब आता है पॉलीएसिडिक बेस। बेस जिनके पास एक से ज्यादा OH माइनस रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। तो अब एसिड अगर हमें समझ आ गया है तो ये इजीली हमें समझ आ जाएगा। देखो इसने अपना एक OH माइनस रिलीज किया, आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb1। इसने अपना एक OH माइनस रिलीज किया, आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb2। फिर फर्दर ये जो स्पीशीज बनी है इसने अपना OH माइनस रिलीज किया। मैं तीनों रिएक्शंस को अगर ऐड कर दूं बच्चों, तीनों रिएक्शंस को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मुझे नेट रिएक्शन ये मिलेगी। तो नेट रिएक्शन का आयनाइजेशन कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? तीनों आयनाइजेशन कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन के, सेम जैसे एसिड में किया था हमने। क्लियर? अब दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब वही बच्चों बात, इसमें से ये न्यूट्रल है, इसमें से OH इजीली निकल जाएगा, लेकिन अब अगर मुझे इसमें से OH माइनस निकालना है तो सेम रीजन, अब OH माइनस को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे यहां से OH निकालने में डिफिकल्टी होगी, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट कम होगा। यहां +2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो OH माइनस निकालने में डिफिकल्टी और ज्यादा होगी, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट जो सक्सेसिव आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है पीकेबी का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीकेबी इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ लॉग के बी, तो ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? क्लियर है? ओके बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसी से रिलेटेड। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हमें इस बेस का गिवन है।
Kb1 एंड Kb2, रिलेशन बिटवीन Kb1 एंड Kb2। तो जैसा कि हमने पढ़ा बच्चों, पॉली बेसिक एसिड हो या पॉली एसिडिक बेस हो, दोनों में जो सक्सेसिव आयनेशन कांस्टेंट है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसलिए बच्चों Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2। क्लियर है? इसमें इजी है बिल्कुल। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डिटरमाइन द ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H3PO4। तो हमने पढ़ा था, तीनों रिएक्शन को ऐड कर दिया था, तो नेट रिएक्शन का आयनाइजेशन कांस्टेंट किसके इक्वल आया था? Ka1 मल्टीप्लाई Ka2 मल्टीप्लाई Ka3। तो तीनों कब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे नेट रिएक्शन का ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट मिल जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8 × 10⁻⁻34। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात?